So in this part we are going to study about Heisenberg uncertainty principle. उसका important formula सीखेंगे और उसके बेस्ड हम क्वेश्चन देखेंगे। देखिए सबसे पहला जो important point याद रखिएगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, वो क्या है कि दिस प्रिंसिपल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्मॉल बॉडी जैसे कि इलेक्ट्रॉन। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल। तो जो लार्जर ऑब्जेक्ट होते हैं तो उस पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, क्या बोलता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि एक इंस्टेंट पे आप क्या कर सकते, आप एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम स्मॉल ऑब्जेक्ट का मेजर नहीं कर सकते एक साथ। सो इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ स्मॉल बॉडीज। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जो अनसर्टेनिटी आता है एक्स में यानी कि पोजीशन में और जो अनसर्टेनिटी आता है मोमेंटम में, तो इन दोनों का प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। जहां पे h क्या है, h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है। इस प्लैंक्स कांस्टेंट का जो दो वैल्यू है, एक तो SI यूनिट में जूल सेकेंड में होता है 6.62 इंटू 10⁻34 और बेसिकली CGS यूनिट में यानी अर्ग इंटू सेकेंड में वो होता है 6.62 इंटू 10⁻27। ठीक है, और h/4π का अगर आप चाहें तो पूरा वैल्यू भी याद कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 0.527 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। यहां पे देखिए मोमेंटम को हम लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम को लिख दिया मास इंटू वेलोसिटी। तो यहां से मास को नीचे लेके आइए, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इंटू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π इंटू m। m क्या है, उस छोटे से ऑब्जेक्ट का मास, छोटे से बॉडी का मास। ठीक है, सिमिलरली क्या करिए आप, ये जो फॉर्मूला आपके पास है स्टैंडर्ड, इसमें क्या करिए डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करिए और डेल्टा टी से डिवाइड करिए। ठीक है, तो जब आप डेल्टा टी से मल्टीप्लाई और डेल्टा टी से डिवाइड करिएगा तो यहां से देखिए डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये आपको पता है फोर्स के बराबर आता है, एफ एवरेज होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो इसको आप फोर्स लिख सकते हैं। ठीक है, और फोर्स इंटू डेल्टा एक्स वो वर्क डन होता है और वर्क डन एक एनर्जी का फॉर्म है। तो इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं कि अनसर्टेनिटी इन एनर्जी इंटू अनसर्टेनिटी इन टाइम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। तो ये एक फॉर्म, एक ये फॉर्म और एक ये फॉर्म आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और ये वैल्यूज आपको याद होना चाहिए h का और h/4π का। जैसे सबसे पहला जो एक सिंपल सा आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, मान लीजिए आपको बोला कि अनसर्टेनिटी इन बेसिकली पोजीशन वो आपको 0 दे रखा है, तो आपसे पूछा अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज करिएगा, ये वाला। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। तो डेल्टा पी निकालना है, डेल्टा एक्स को नीचे लेकर आइए, तो ये 0 के बराबर है, तो 1/h/0 समथिंग 0 वो इन्फानाइट आता है, तो डेल्टा पी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू इन्फानाइट। तो कोई भी एक 0 हुआ तो दूसरा क्वांटिटी इन्फानाइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला है द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हीलियम एटम आर सेम, यानी कि पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है इलेक्ट्रॉन और हीलियम का सेम है, और आपको बोला है कि इलेक्ट्रॉन का जो अनसर्टेनिटी एंड मोमेंटम है उसका वैल्यू आपको इतना दे रखा है। तो आपसे पूछा है कि आपको बताना है कि बेसिकली मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी है हीलियम के लिए, मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी है हीलियम के लिए वो कितना होगा। तो अब आप देखिए पोजीशन और मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी है उसका कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। ये हम लिखे किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। सिमिलरली हम हीलियम के लिए भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स हीलियम इंटू डेल्टा पी हीलियम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। तो ये देखिए दोनों टर्म तो कांस्टेंट है, अगर ये दोनों टर्म कांस्टेंट है तो ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगा, तो इसको इक्वेट कर दिए, और इक्वेट कर दिए तो आपको गिवन है कि डेल्टा एक्स इलेक्ट्रॉन और डेल्टा एक्स हीलियम बराबर है, तो जो डेल्टा पी इलेक्ट्रॉन का होगा वही डेल्टा पी हीलियम का होगा। डेल्टा पी इलेक्ट्रॉन का आपको गिवन है तो डेल्टा पी हीलियम का आ जाएगा सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन का आपसे पूछा है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बताइए। इलेक्ट्रॉन का मास आपको गिवन है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी आपको गिवन है, और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आपको इतना गिवन है। देखिए
अनसर्टिनिटी इन वेलोसिटी आपको इतना गिवन है और वेलोसिटी आपको इलेक्ट्रॉन का इतना गिवन है, तो टोटल जो अनसर्टिनिटी आएगा वो आप कैसे निकालिएगा, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करिएगा। तो डेल्टा वी कैसे आ जाएगा, डेल्टा वी आ जाएगा जो आपको वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है मल्टीप्लाइड बाय 0.011% है तो डिवाइडेड बाय 100। तो यहां से आपके पास डेल्टा वी आ जाएगा, यहां से कैलकुलेट करिएगा तो अनसर्टिनिटी इन वेलोसिटी, टोटल अनसर्टिनिटी इन वेलोसिटी वो आ जाएगा 3.3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आपसे डेल्टा एक्स पूछा है और डेल्टा वी गिवन है, तो आप ये रिलेशन यूज करिएगा। तीन रिलेशन मैंने आपको बताया था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4πm। ठीक है, या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करिएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम में, 4 पाई यानी 4 इंटू 3.14 और h को सीजीएस यूनिट में यानी 6.6 इंटू 10⁻27 अर्ग इंटू सेकेंड, और डेल्टा वी यहां रखिएगा 3.3 इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपके पास अनसर्टिनिटी इन पोजीशन आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के लेवल पे हम रेडिएशन को अरेंज करते हैं। तो देखिए हम एक बेसिकली जो जितने भी रेडिएशन है हम उनको एक पर्टिकुलर रेंज में अरेंज करते हैं, जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रेज, यूवी रेज, एक्स रेज और गामा रेज। तो ये एक ऑर्डर में अरेंज है। ऑर्डर में क्यों अरेंज है, क्योंकि रेडियो वेव से गामा रेज में जाइएगा आप तो यहां एनर्जी इंक्रीज करता है। सो रेडियो वेव से गामा रेज जाने पर एनर्जी इंक्रीज करता है, यानी गामा रेज का हाईएस्ट एनर्जी होगा और रेडियो वेव का लोएस्ट एनर्जी होगा। और रेडियो वेव से गामा रेज जाइएगा तो एनर्जी तो इंक्रीज होता है, और आपको पता है एनर्जी इज इक्वल टू hc अपॉन लेमडा। तो अगर एनर्जी इंक्रीज होगा तो लेमडा डिक्रीज होगा, यानी यहां से यहां तक जाने का लेमडा जो है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, गामा रेज का लेमडा जो होता है वो शॉर्टेस्ट होगा और इसका जो लेमडा होगा वो लॉन्गेस्ट होगा। और ये जो लेमडा का ऑर्डर है, जैसे रेडियो वेव लाई करता है इतने और इतने के बीच में, सिमिलरली माइक्रोवेव इतने और इतने के बीच में, इंफ्रारेड इतने और इतने, विजिबल रेज ये आपको याद होना चाहिए 7600 टू 3800 एंगस्ट्रॉम के बीच में लाई करता है विजिबल रेज। तो ये आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। तो एक बार पॉज करके इसको आराम से रीड करिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, बोहर ने बेसिकली एक एटम में रेडियस का फॉर्मूला दिया था, इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से घूम रहा है उसका फॉर्मूला दिया था और एनर्जी का फॉर्मूला दिया था। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। एन क्या है, वही नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो यहां से आप प्रोपोर्शनलिटी का वैल्यू याद रखिएगा कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 2.18 इंटू 10⁻6 जेड बाय एनी मीटर पर सेकेंड। तो यहां से देखिए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। और एनर्जी, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो यहां से एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का टर्म आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक बार जब आप टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं तब आप पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी, और उन सब के टर्म्स में। तो याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो टोटल एनर्जी के बराबर ही आता है बट विथ अ नेगेटिव साइन। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बट विथ अ नेगेटिव साइन। और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में रिलेशन होता है पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। तो ये आपको बेसिकली इन दोनों में जो रिलेशन है वो याद होना चाहिए। अगर आप यही फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्बिट के लिए लगाते हैं, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, तो हाइड्रोजन एटम में जेड का वैल्यू 1 हो जाएगा और एन का वैल्यू 1 रखिएगा। तो पहले ऑर्बिट में जो टोटल एनर्जी है वो आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बार टोटल एनर्जी आ गया तो काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। सिमिलरली एन इक्वल टू 2 के लिए -3.4, ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। 3 के लिए -1.51, 4 के लिए -0.85, 5 के लिए -0.54 एंड 6 के लिए -0.38। और इन दोनों ऑर्बिट का जो एनर्जी गैप है वो होता है 10.2। 2 और 3 का एनर्जी गैप 1.89 और 3 और 4 का एनर्जी गैप वो होता है आपके पास 0.66। तो ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए।
नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है, अगर आपको बोले सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो इसका मतलब है वो थर्ड ऑर्बिट या थर्ड सेल की बात कर रहा है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि एक्साइटेड स्टेट मतलब एक ऐड कर दीजिएगा उसमें ऑर्बिट। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए, मान लीजिए आपको क्या है कि आयोनाइजेशन एनर्जी आपको गिवन है क्वेश्चन में, मान लीजिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आपको आयोनाइजेशन एनर्जी गिवन है तो यानी कि वो आपको इनडायरेक्टली ग्राउंड स्टेट का एनर्जी दे रखा है। आयनाइजेशन एनर्जी 13.6, तो ग्राउंड स्टेट का एनर्जी आप वहां से उस इंफॉर्मेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट का एनर्जी आ जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी में नेगेटिव साइन लगा लीजिए। तो इसको लिख सकते हैं कि इफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज गिवन दैट मीन्स ग्राउंड स्टेट का एनर्जी इज गिवन। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको आना चाहिए। मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से इन्फिनाइट तक ले जा रहे हैं, तो उसमें जो एनर्जी चाहिए उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। सिमिलरली फर्स्ट ऑर्बिट को छोड़ करके दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा ऑर्बिट से इन्फिनाइट पे ले जाइए तो उसको सेपरेशन एनर्जी कहते हैं। या यूं बोलिए, या एक और टर्म है कि फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड पे ले जाइए, या फर्स्ट से थर्ड, या फर्स्ट से फोर्थ, तो उसको हम बुलाते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। उसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, और ये सब एनर्जी जो होता है ये पॉजिटिव एनर्जी होता है। तो आप एक बार वीडियो पॉज करके ये डेफिनेशन रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपको 6 सीरीज के बारे में पढ़ना होता है, लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, पीफंड और हम्ब्री। ये आपको इसी ऑर्डर में याद होना चाहिए। एक तो आपको सीरीज याद होना चाहिए, और ये किस रीजन में लाई करता है वो भी याद होना चाहिए। तो लाइमन लाई करता है यूवी रीजन में, बामर विजिबल रीजन में, पासन इंफ्रारेड, ब्रैकेट भी इंफ्रारेड, पीफंड भी इंफ्रारेड और हम्ब्री फार इंफ्रारेड। ठीक है, और लाइमन की अगर सीरीज की बात करें तो इसमें भी जितने भी स्पेक्ट्रम आएंगे वो उसका जो N1 होगा, N1 मतलब लोअर एनर्जी स्टेट, वो 1 पे आएगा, और N2 2 से, 3 से, 4 से और इन्फानाइट से आ सकता है। सिमिलरली बामर का जो लोअर एनर्जी स्टेट है वो फिक्स है, वो 2 ही होगा। पासन का फिक्स है लोअर एनर्जी स्टेट, वो 3 होगा। ब्रैकेट का 4, पी फंड का 5 और हम्फ्री का 6। और अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ लाइन पूछ ले, टोटल नंबर ऑफ लाइन इन ए पर्टिकुलर सीरीज, तो आप क्या करिएगा, आप करिएगा हायर एनर्जी स्टेट यानी N2 माइनस जो उसका ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट लाइमन का फिक्स है, वो 1 ही होता है। सिमिलरली बामर में टोटल नंबर ऑफ लाइन पूछे तो हायर एनर्जी स्टेट -2, यानी कि बामर का जो ग्राउंड स्टेट है वो फिक्स है, 2 है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको बोला कि कैलकुलेट ऑल टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन्स इफ इलेक्ट्रॉन इज कमिंग फ्रॉम 6th एक्साइटेड स्टेट इन बामर सीरीज। तो 6th एक्साइटेड स्टेट मतलब 7th ऑर्बिट की बात कर रहा है। तो 7th ऑर्बिट से कहां जाएगा बामर में, हाँ 7th ऑर्बिट से जाएगा, 7th क्या हो गया N2, और बामर का ये फिक्स है 2, तो 7 - 2 यानी कि 5, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स हो जाएगा 5। तो ये याद होना चाहिए कौन से रीजन में लाई करता है, और ये सीरीज का ऑर्डर, और जो नंबर ऑफ लाइन है पर्टिकुलर सीरीज में हायर माइनस उसका फिक्स्ड जो ग्राउंड स्टेट है। जैसे अगर आप बात करते हैं लाइमन सीरीज की, तो मैंने आपको बताया था लाइमन सीरीज जो है अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करता है, तो उसका फिक्स्ड स्टेट क्या है, फर्स्ट स्टेट, जो पहला ऑर्बिट है वो उसका फिक्स्ड है। सिमिलरली बामर विजिबल रीजन में लाई करता है, उसका फिक्स स्टेट है 2, पासन इंफ्रारेड में उसका फिक्स स्टेट है 3, ब्रैकेट उसका फिक्स स्टेट है 4। ठीक है, और कहां से कहां तक आएगा, इन्फानाइट से 1 पे, एक 7th ऑर्बिट तक ली है तो इन्फानाइट से 1 तक आएगा, फिर 7 से 1, फिर 6 से 1, फिर 5 से 1, तो ऐसे आता है। और फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी -13.6, -3.4, -1.51, -0.85, और इन दोनों का गैप भी आप याद रखिएगा, ये गैप आप याद रखिएगा। अब जैसे कुछ टर्म यूज करता है उसका मतलब समझ में आना चाहिए। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में यूज किया फर्स्ट लाइन या स्टार्टिंग लाइन या इनिशियल लाइन। तो फर्स्ट लाइन, स्टार्टिंग लाइन या इनिशियल लाइन का मतलब है कि वो लाइन पूछ रहा है आपसे जहां पे लैम्डा मैक्सिमम हो और एनर्जी यानी कि फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो। अब इसका क्या मतलब है सुनिए, मान लीजिए आप बात करते हैं लाइमन की, तो लाइमन में फर्स्ट लाइन यही है 2 से 1 पे जाए, तो आपको पता है जैसे जैसे आप दूर जाते हैं, यानी ये फर्स्ट ऑर्बिट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट से दूर जाते हैं तो एनर्जी इंक्रीज करता है। ठीक है, यानी कि अगर आप फर्स्ट लाइन की बात करते हैं तो ये फर्स्ट लाइन है, तो इस दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस होता है 10.2।
तो जितना ज्यादा आप गैप बढ़ाइएगा उतना ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल 3 से 1 जाइए तो 12 आता है एनर्जी डिफरेंस। तो जितना ज्यादा गैप होगा उतना ज्यादा एनर्जी होगा। तो फर्स्ट लाइन में देखिए गैप इतना है तो इसका एनर्जी कम होगा। एनर्जी कम मतलब न्यू जो होगा फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम होगा और एनर्जी होता है hc अपॉन लैम्डा। तो अगर एनर्जी कम है तो लैम्डा ज्यादा होगा। तो फर्स्ट लाइन स्टार्टिंग लाइन इनिशियल लाइन का मतलब लैम्डा मैक्सिमम एनर्जी, और लास्ट लाइन मतलब एनर्जी मैक्सिमम यानी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम। इसको लिमिटिंग लाइन भी कहते हैं, इसको मार्जिनल लाइन भी कहते हैं। और फर्स्ट लाइन को हम अल्फा लाइन बुलाते हैं, सेकेंड लाइन को बीटा लाइन एंड थर्ड लाइन को गामा लाइन। अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि आपसे पूछता है टोटल स्पेक्ट्रल लाइन बताइए। तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला होता है n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए n2 क्या है, ये हाई एनर्जी लेवल है, n1 क्या है, लो एनर्जी लेवल। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको बोला कि 7th ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो 7 क्या है, ये n2 है, 1 क्या है, ये n1 का वैल्यू गिवन है। तो यहां एक तो आप यहां वैल्यू पुट करके टोटल स्पेक्ट्रल लाइन निकाल सकते हैं। एक और ट्रिक है, ट्रिक क्या है, मान लीजिए आपको बोला 7 से फर्स्ट ऑर्बिट आ रहा है, तो आप क्या करिए 7 माइनस 1 करिए तो 6 आ रहा है। फिर आप क्या करिए 6 को 1 तक लेके आइए, 6 5 4 3 2 1 डिक्रीजिंग में, और सबको ऐड कर दीजिए तो यही आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको बोला 6 to 2 आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या करिए 6 में से 2 माइनस करिए तो 4, तो 4 को आप क्या करिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक लेकर आइए, 4 3 2 1, और सबको ऐड कर दीजिए तो आपके पास 10 स्पेक्ट्रल लाइन आएगा। एक तो ऐसे कर सकते हैं या इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि एक पर्टिकुलर सीरीज में अगर टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालना है तो वो क्या करेंगे n2 माइनस n1। n2 क्या है, हायर एनर्जी लेवल, और n1 उस सीरीज का फिक्स्ड लेवल। जैसे लाइमन के लिए n1 हो जाएगा 1, बामर के लिए 2, पास्सन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4, पी फंड के लिए 5 और हम्फ्री के लिए 6। तो ये पर्टिकुलर सीरीज का भी याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है, आपको बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो nth ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे आ रहा है, तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइन आ गया आपके पास 10। वो बोल रहा है कि टोटल स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन हुआ 10, तो आपको बताना है वैल्यू ऑफ n। तो आप क्या यूज करिएगा, आप ये फॉर्मूला यूज करिएगा टोटल स्पेक्ट्रल लाइन। तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइन का वैल्यू है 10। n2 कहां हायर, यानी कि ये आपको n गिवन है। n1 कहां गिवन है, n1 आपको बोला फर्स्ट ऑर्बिट, तो n1 के जगह पे आप रखिएगा फर्स्ट। तो यहां से देखिए 1 से 1 कैंसल, तो यहां से n1 n माइनस 1 इंटू n आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से आपके पास आ जाएगा n माइनस 1 इंटू n माइनस 1, 1 1 कैंसल, तो यहां से आ जाएगा 10। ठीक है, फिर 2 से आप इधर मल्टीप्लाई करिएगा तो इधर आ जाएगा 20, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो n का वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बोला कि बेसिकली क्या होता है, एक सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन वन और मोर स्टेप गिव्स राइज टू 5 लाइन इन अल्ट्रावायलेट रीजन। यानी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अल्ट्रावायलेट रीजन में 5 लाइन ऑब्टेन हुआ। तो मैंने आपको बताया था अल्ट्रावायलेट रीजन में कौन सा सीरीज आता है, हाँ अल्ट्रावायलेट रीजन में आपके पास लाइमन सीरीज आता है। एक बार मैं आपको रिवीजन भी नहीं करवा देता हूं। देखिए लाइमन आता है अल्ट्रावायलेट रीजन में, बामर विजिबल रीजन में, पास्सन इंफ्रारेड रीजन में, ब्रैकेट इंफ्रारेड, पीफन इंफ्रारेड और हम्फ्री फार इंफ्रारेड। ठीक है, तो यहां आपको बोला कि 5 स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन हुआ अल्ट्रावायलेट रीजन में, और अल्ट्रावायलेट रीजन में कौन आता है, लाइमन सीरीज। तो 5 लाइन ऑब्टेन हुआ, तो इसका क्या मतलब है कि लाइमन में टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन एक पर्टिकुलर सीरीज में, उसको क्या लिखते हैं, एक पर्टिकुलर सीरीज में लिखते हैं n2 माइनस n1। n1 क्या होता है, फिक्स्ड स्टेट, और लाइमन का n1 1 के बराबर होता है, और n2 यहां टोटल स्पेक्ट्रल लाइन आपको 5 दिया है तो n2 का वैल्यू 6 आ गया। मतलब इस एक लाइन से उसका कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है 6 से फर्स्ट ऑर्बिट में, बस उसका यही कहने का मतलब है। एक बार जब आपको पता चल गया तब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है हाउ मेनी लाइंस डज दिस ट्रांजिशन प्रोड्यूस इन इंफ्रारेड रीजन। अब देखिए इंफ्रारेड रीजन में कौन कौन लाई करता है, हाँ इंफ्रारेड रीजन में पास्सन भी लाई करता है, ब्रैकेट भी लाई करता है और पी फंड भी लाई करता है। ठीक है, तो 6 से फर्स्ट आया, 6 से फर्स्ट आ रहा है इलेक्ट्रॉन, और आपको पता है पास्सन में n का वैल्यू होता है, n1 का वैल्यू होता है 3, ब्रैकेट में n1 का वैल्यू 4 और पी फंड में n1 का वैल्यू 5। तो 6 माइनस 3 3,
6 माइनस 4 2, 6 माइनस 5 1, तो तीनों को ऐड करिएगा, 3 2 5 1 6, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इंफ्रारेड रीजन आ जाएगा 6। नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज रेडवर्क्स फॉर्मूला। रेडवर्क्स फॉर्मूला होता है वेव नंबर, जिसको न्यू बार से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। n1 क्या है? लोअर एनर्जी लेवल, n2 क्या है? हायर एनर्जी लेवल। ठीक है। r क्या है? रेडवर्क्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है ऐसा यूनिट में 1.1 इंटू 10⁻7 पर मीटर। और एक 1 अपॉन आर का भी वैल्यू याद रखिएगा, 9.12 इंटू 10⁻6 सेंटीमीटर या 912 एंगस्ट्रॉम। और न्यू बार होता है वेव नंबर। अब देखिए उस फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे। मान लीजिए आपको बोला कि बामर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो बामर रीजन है उसका फर्स्ट लाइन का आप वेवलेंथ कैलकुलेट करिए। तो हाइड्रोजन हो गया तो जेड का वैल्यू 1। बामर में फर्स्ट लाइन, इसका क्या मतलब है? बामर में फर्स्ट लाइन का मतलब है कि बामर में आपको पता है फर्स्ट लाइन आता है 3 से 2 तक, तो n2 का वैल्यू 3 क्योंकि हायर एनर्जी लेवल, और n1 का वैल्यू 2 आ गया। तो इस फॉर्मूले में आप पुट करिएगा n1 और n2, जेड के जगह पे 1, तो आपके पास वेवलेंथ आ जाएगा। सिमिलरली आपको बोला कि लाइमन सीरीज में जो लास्ट लाइन है उसका फ्रीक्वेंसी बताइए। क्वेश्चन आपसे पूछा, तो फ्रीक्वेंसी होता है c अपॉन लैम्डा। तो आप 1 अपॉन लैम्डा कैलकुलेट कर लीजिए इस फॉर्मूले से और उसको c से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आएगा। पर उसके लिए हमें चाहिए n1 और n2 का वैल्यू। तो लाइमन का लास्ट सीरीज, इसका क्या मतलब है? लास्ट सीरीज मतलब n2 तो हो गया इन्फानाइट, और लाइमन में जो ग्राउंड सीरीज होता है वो होता है 1। तो इन्फानाइट से 1 आने था, n2 हो गया इन्फानाइट, n1 हो गया 1, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज इतना। यानी कि अगर बामर सीरीज बोला है तो बामर सीरीज फर्स्ट लाइन के लिए जो वेव नंबर है वो आपको दे रखा है 15,200। तो रेडवर्क्स फॉर्मूला लगाएंगे, तो बामर के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज, और फिर पूछा है देन वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ लिथियम आयन। यानी कि दोनों में बामर है तो n1 और n2 को आप ऐसे छोड़ दीजिए, क्योंकि बामर सीरीज है तो n1 और n2 फिक्स हो गया दोनों में। तो फिर आप क्या करिए, आप लिखिए लिथियम के लिए सेम फॉर्मूला। तो लिथियम के लिए हो जाएगा वेव नंबर आर जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है। जेड का वैल्यू हो जाएगा 3 लिथियम के लिए, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। सो जेड का वैल्यू 3 हो जाएगा लिथियम के लिए, तो जेड का वैल्यू 3 रखिएगा, 3 का स्क्वायर, और इस पूरे का वैल्यू आप 15,200 रख दीजिए, तो आपके पास आंसर आएगा।